वेलकम फ्रेंड्स, मैं शशांक सुखेजा आपका स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हमने स्टैटिक मेमोरी के सिर्फ मेन फंक्शन से मेन फंक्शन कैसे एक्ट कर रहा है, मैंने उस वीडियो में कहा था कि मेन फंक्शन में हर फंक्शन का एक अपना स्टैक फ्रेम होता है। तो अब मैंने कहा कुछ ज़्यादा फंक्शंस रख लेते हैं और स्टैटिक मेमोरी को थोड़ी और करीब से देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल कई सारे फंक्शंस लिख रखे हैं, तो जैसे ही कोड कंपाइल होगा, तो सी और C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो पूरा कोड एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी। मशीन कोड से कन्वर्ट करने में कहाँ जाते हैं हम लोग? कोड सेक्शन में। ठीक है, कोड सेक्शन में पूरा कोड लिख दिया कंपाइल के वक्त ही। जैसे ही मेन मेमोरी में जो मेमोरी इनिशियलाइज होती हैं वो कहाँ यूज हो जाती हैं? तुरंत चली जाएंगी कहाँ पे? अपने स्टैक फ्रेम में पहला वेरिएबल कौन सा है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? पहला ए है, दूसरा बी है, तो तुरंत ए आ गया, तुरंत बी आ गया। अब ये किसका फ्रेम था? मेन का स्टैक फ्रेम। अब मेन फंक्शन में क्या कॉल हुआ? फंक्शन 1, तो फंक्शन 1 में गए, फंक्शन 1 में तुरंत ये वेरिएबल इनिशियलाइज है किस नाम से? एक्स नाम से। एक x नाम का वेरिएबल लिया, अंदर गए y नाम का है तो एक y नाम का वेरिएबल लिया। अब देखिएगा ये फ्रेम और ये फ्रेम स्टैक मेमोरी में अलग है, एक के ऊपर एक, इसी को बोलते हैं स्टैक। आगे भी डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ समझ लीजिए, एक के ऊपर एक, जब एक बंडल के ऊपर एक पाइल अप करते जाओ तो उसको बोलते हैं स्टैक मेमोरी। जैसे शादी के खाने वक्त एक प्लेटों का बंडल होता है जो उसमें सबसे आखिरी रखी जाती है, सबसे पहले उठती है। इसी वजह से ये हमने क्या किया, पहली प्लेट रखी थी, जैसे मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉल हुआ तो एक और मेमोरी स्टैक फंक्शन क्रिएट हो गया, मतलब एक स्टैक फ्रेम फंक्शन 1 नाम से बन गया। अब ये फंक्शन 1 का स्टैक फ्रेम है, फंक्शन 1 में अगला कॉल किसका है? फंक्शन 2 का, तो फंक्शन 2 यहाँ चले गए। अब फंक्शन 2 दूसरा फंक्शन कॉल, जैसे हर एक फंक्शन का अपना एक स्टैक फ्रेम होता है, तो फंक्शन 2 का अपना एक स्टैक फ्रेम होगा, तो हम चले गए फंक्शन 2 के स्टैक फ्रेम में। समझ आया? अब फंक्शन 2 का स्टैक फ्रेम क्या है? इंट बी। तो यहाँ पे एक, अच्छा हमने 2 बार बी ले लिया, चलिए इसी से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी था वो इस स्टैक फ्रेम का बी था, ये जो बी है ये स्टैक का है, मतलब इसकी जो इस बी की एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मेन तक है और इस बी की एग्जिस्टेंस है इस फंक्शन 2 तक है। तो ये जो फंक्शन 2 है, हमने याद करिए कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की अपने उसमें पढ़ा था कि दोनों ए और बी नाम से ले लिए थे, वो ऊपर भी ये एक्चुअल हो गए थे, वो फॉर्मल हो गए थे, मतलब ये सिर्फ इसी के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसी स्टैक फ्रेम में रहेंगे। समझ आया? अब अगला क्या है? जे। एक और वेरिएबल आ गया जे, सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया। अब फंक्शन 2 का काम खत्म। फंक्शन 2 कहाँ से आया था? वापस जहाँ पे गया, इसका एग्जिस्टेंस खत्म। तो जैसे फंक्शन 2 रिटर्न हुआ, ये स्टैक फ्रेम क्या हो गया? डिलीट हो गया, मतलब ये मेमोरी रिलीज हो गई। अगला, अब इस फंक्शन 2 के बाद कोई काम है? नहीं है, तो फंक्शन 1 जहाँ से आया था वापस वहाँ जाएगा। अब इसके बाद कोई काम है? फंक्शन 1 का काम खत्म, तो फंक्शन 1 की मेमोरी भी चली गई। अब मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन का भी एंड था तो मेन फंक्शन चला गया। इस तरीके से हमारी मेमोरी हर कॉल पे अपना एक स्टैक फ्रेम क्रिएट करती है, उस कॉल के ख़त्म होने के बाद ही उस स्टैक फ्रेम को मेमोरी से हटा देती है। तो ये था हमारा स्टैक मेमोरी में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अब आते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनामिक से हम क्या समझते हैं? डायनामिक से मतलब समझते हैं जो चीज़ें कब होती हैं? रन टाइम में, ना कि कंपाइल टाइम में। कंपाइल टाइम में नहीं, रन टाइम में जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब कहाँ होता है? इसको भी देख चुके हैं हम लोग, हीप में होता है। कहाँ होता है? हीप में। अब हीप का मतलब 2 होते हैं, कैसे समझते हैं? ये लीजिए, ये आपने देखा है, ये क्या है? टावर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? अरेंज्ड है। तो कोई भी अरेंज स्ट्रक्चर अगर टावर लाइक हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हीप। ठीक है, अब हम कहते हैं ये पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए, क्या ये अरेंज्ड हैं पर ये टावर लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे? हीप बोलेंगे। इस टॉपिक को
इसमें हम अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी के रूप में पढ़ेंगे। हीप को हम अनऑर्गेनाइज्ड मेमोरी के रूप में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसका रीज़न समझिए। हीप जो हमारी होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं रिसोर्स। इस तरीके से यूज़ करते हैं रिसोर्स, किसी एप्लीकेशन का रिसोर्स, किसी मॉड्यूल का रिसोर्स या किसी एक्सटर्नल डिवाइस के रिसोर्स की तरह। तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, हीप का यूज़ करते हैं। अब हीप मेमोरी में हम लोग मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, याद करिए जब हमने पिछली वीडियोस देखी होंगी एसेंशियल्स की या कहीं भी, तो मैंने आपको बताया होगा हम लोग पॉइंटर के थ्रू, जो कि एक एड्रेस वेरिएबल है, उसके थ्रू हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीप मेमोरी को यूज़ करते हैं। हीप मेमोरी मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब बनती है, रन टाइम में। चलिए इस पॉइंटर का यूज़ करते हुए हमको इसको मेमोरी में बनाना भी है और जब इसका काम ख़त्म हो जाए तो उसको हटाना भी है, तभी इसका एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो चलिए अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को समझते हैं। मैंने बताया था कि डायनेमिक मेमोरी मतलब रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी। इस प्रोग्राम को देखिए, हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब भी हमको एक हीप मेमोरी में मेमोरी एक्सेस करनी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर का हमने क्या कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो वो अपने स्टैक फ्रेम में, मेन के स्टैक फ्रेम में पी डिक्लेयर होगा। क्या डिक्लेयर होगा, पी। ठीक है, अब इस पी जो कि एक पॉइंटर है, मतलब क्या है, एड्रेस वेरिएबल, उसकी अगली लाइन क्या कहती है, इसके थ्रू या इसके थ्रू। जो सी प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं वो ये कमांड यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में ये करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और इसको देखिए। तो ये क्या किया, इसने एक नई मेमोरी मतलब एक एरे बना दिया, 1 2 3 4 5 का, और उसकी मान लीजिए ये एड्रेस हीप मेमोरी में 500 के नाम से है, तो वो 500 किस में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जब भी हम इस पॉइंटर को 500 तो सेव हो गया इसमें, देखिएगा जब भी हम इस पॉइंटर के थ्रू उसको विजिट करना चाहेंगे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास इसकी एड्रेस है। तो हमें कभी भी हीप मेमोरी या डायनेमिक एलोकेशन करना है तो हमको C++ में इसका यूज़ करना पड़ेगा और C में इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, मैलॉक फंक्शन का और न्यू इंटीजर का। अब जब भी आप इस मेमोरी को एलोकेट तो कर लिए, तो यूज़ किसके थ्रू करेंगे, इस पॉइंटर के थ्रू जो स्टैक फ्रेम में है, एड्रेस वेरिएबल। क्यों, ये कंपाइल टाइम पे बन जाएगा। और इसका साइज़ क्या होता है, ये प्री डिफाइंड होता है, ये कंपाइलर के अकॉर्डिंगली होता है। फिलहाल मैंने इसको कितना मान रखा है, 2 बाइट्स का मान रखा है। आप एरे किसी भी टाइप का, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का, किसी भी वेरिएबल का बना लीजिए, वो 2 ही बाइट लेगा। ठीक है, अब जब ये इसको मेमोरी को पॉइंट कर रहा है तो इसको इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। अगर मैं बाई चांस लिख दूं P = नल, मतलब ये तो खाली हो गया, खाली हो गया, तो क्या ये हट गया, जो आपने मेमोरी एलोकेट करी थी हीप में, क्या वो हट गई, नहीं, वो नहीं हट गई। तो इसीलिए हमको खुद ही जब इसका काम खत्म हो जाए डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो इस सिनेरियो क्या बनेगा, मेमोरी लीक का सिनेरियो बन जाएगा। किसका, मेमोरी लीक का, मतलब पड़ी हुई है मेमोरी, पड़ी हुई है, आपने वो बीच में छोड़ दिया उसको। इसीलिए डिलीट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट कमांड का यूज़, डिलीट, और एरे है तो एरे का सिंबल और P। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंटर ने जो मेमोरी क्रिएट की होगी ये हो जाएगी ख़त्म। अब जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप P को क्या कर दीजिए, नल। तो P में कोई भी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करेगी और ये इनडायरेक्टली इसको पॉइंट नहीं कर रही होगी। इस तरीके से हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम होता है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमने स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ें वेरी क्लियरली समझी हैं। अब यहाँ तक के सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आगे मत बढ़ जाइएगा, पहले यहाँ तक क्लियर होइएगा। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस सीरीज़ को कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर समझा के रहूँगा। थैंक यू।